सब फौजी हैं, सब है, लिहाजा कोई भी वो नहीं है, वो एक छावनी है और फौजी जैसे छावनी की तरह उनके फौजी छावनी का हुक्म चलता है और सबको रगड़ा लगना चाहिए। कहते हैं हमने मक्का तक जाना है, शिफ्ट ऑफ पावर का दौर है, वेस्ट ग्रेटर इसराइल बन, अगर ग्रेटर इसराइल बन जाता है, ये रुकावटें हट जाती हैं, फिर चाइना कंटेन हो गया। ईरान इस वक्त फ्रंट लाइन है, इसराइल अमेरिका वेस्ट के मुकाबले में पूरे ईस्ट की फ्रंट लाइन है, पूरे जहान इस्लाम की फर्स्ट लाइन है। पाकिस्तान के किरदार को इस वक्त कैसे देखते हैं, कैसा होना चाहिए? वहां पर पाकिस्तान को चाहिए था कि उनके खिलाफ वोट देता, अमेरिका की हेजेमोनी खत्म होगी और खत्म हो जाएगी ये जंग, या ईरान का इनकलाब खत्म हो। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों कैसे नहीं चल सकते। काफी टाइम से शोर है कि एटमी कुव्वत बनने जा रहा है ईरान। क्या चीज है जो अभी तक ईरान को रोके हुए है इस चीज से कि वो ऐलान नहीं कर पा रहा या एटमी तजर्बे नहीं कर पा रहा? अगर ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर अटैक किया ना, ईरान के पहले हमले में 40,000 अमेरिकी मरेगा कम से कम। 40,000 तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी ईरान के अंदर से था और सहूलतकारी हुई है। वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के खसूसी व्लॉग में रजी ताहिर और कमर बेकर हमारे साथ मौजूद है और हमारे मेहमान खसूसी जो है वो खसूसी तौर पर आज के इस व्लॉग में हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम अल्लामा सेनेटर नासिर अब्बास जाफरी साहब जो है वो मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे इसराइल के नाजायज़ रियासत के हमले की जो तेहरान के ऊपर ईरान के ऊपर किया गया, जिसमें ईरान की अस्करी क़यादत जो है पूरी लेयर जो है शहीद हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया। और ये जंग जब हम वीडियो कर रहे हैं इस वक्त भी जारी है और इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सबसे पहले तो अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त किया। बताइए कि ये जंग जो आगाज़ हुआ है, जिसका कहते हैं कि बहुत पहले से स्टार्ट हो सकती थी, बिलाखिर जंग हो गई, क्या नतीजा देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात यह कि ईरान और इसराइल की जंग नहीं, बल्कि ईरान के मुकाबले में पूरा वेस्ट है, नेटो फोर्सेस है, उनके एलाइज हैं। इसराइल अकेला हकीर है जिससे कि वो आए और अकेले आके हमला करे और किसी को नुकसान पहुंचा सके। फिर जंग की कई किस्में हैं, जंग जारी है, मीडिया वार जारी है, नफस की जंग जारी है, कम्युनिटिव वार जारी है, जंगें जारी हैं, साइबर वार जारी है, इंटेलिजेंस वार जारी है। ये जारी रहती है, हमें दिखाई नहीं देती। दिखाई कब देती है? जब फायर होता है, कोई गोली फिर नहीं चलती है। तो ये जंग जारी है। फिर ईरान तो जब से इनकलाब आया ईरान के खिलाफ जंग जारी है, आलमी जंग ईरान के खिलाफ जारी है। जब से इनकलाब इस्लामी आया, वो उनको इस्लाम की आवाज़ नहीं चाहिए बर्दाश्त करते, कुरान की आवाज़ बर्दाश्त नहीं करते, तो ये तहम्मुल नहीं करते कि इंसान ये कहे कि दुनिया में सिर्फ हम अल्लाह के आगे झुकेंगे और किसी के आगे नहीं झुकेंगे, ना यूएसएसआर के आगे उस वक्त के और ना वेस्ट के आगे। और ये अपने आप को दुनिया का खुदा समझते हैं कि किसी की जुर्रत है जो हमारे आगे सर उठाए कि मैं आपको नहीं मानता हूँ। जंग यही है, वो ये कुव्वतें वेस्ट और जो उस वक्त का सोवियत यूनियन था, ये समझते थे हमने खुदा को शिकस्त दे दी है, खुदा को मुआशरे से, सोसाइटी से निकाल दिया है। कोई खुदा नहीं है, मजहब अफ्यून है, कोई दीन नहीं है। इनकलाब इस्लामी ईरान ये था कि नहीं, खुदा एग्जिस्ट करता है, मजहब एग्जिस्ट करता है, और मजहब अफ्यून नहीं है, मजहब जिंदगी देता है, हयात देता है, और दुनिया के जालिमों और ताकतों के मुकाबले में खड़ा करता है। और उनके लिए रोल मॉडल जो सख्त से सख्त हालात में भी दुश्मन के आगे सर न झुकाना, जुल्म के आगे ना झुकना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लिहाजा ज़हन में रख ले, ये जंग आज नहीं है। ये जंग हकीकत में अगर देखा जाए तो अल्लामा इकबाल के बकौल के सतीजा कार रहा है अज़ल से ताइमरोज, चिरागे मुस्तफ़वी से शरारे भूला भी। ये असली जंग है। एक तरफ उनका खुदा है, एक तरफ शैतान है। शैतानी कुव्वतों के दरमियान और खुदाई कुव्वतों के दरमियान जंग है। लिहाजा इनकलाब इस्लामी ईरान जब आता है, सारी दुनिया मिलकर चढ़ दौड़ती है, उनके ऊपर हमला करती है, जिनसे जिनसी करती है कि इस सिस्टम को ढा दिया जाए। ये रस्म नहीं चलने देनी चाहिए। कोई ये कहे कि ना मैं शर्क के साथ हूं, ना मैं गर्ब के साथ हूं, मैं मुस्तकिल हूं। जैसे वो नारा लगाते थे, ला शर्किया ला यूएसएसआर, ला गर्बिया ला अमेरिका, बल्कि क्या जमहूरिया इस्लामिया, ला शर्किया ला गर्बिया, जमहूरिया इस्लामिया। सुपर पावर है खुदा, सुपर पावर अल्लाह है, अमेरिका सुपर पावर नहीं है, यूएसएसआर सुपर पावर नहीं है। लिहाजा ये जंग जारी है उनके साथ मुख्तलिफ शक्लों में, और ये जंग बढ़ती बढ़ती आगे चली गई।
पूरी क्यादत शहीद हो गई है। बस वो होती रही है, ये पहली बार थोड़ी हुआ ईरान में। ईरान में एक दिन C-130 के अंदर पूरी मिलिट्री कैसे शहीद हो जाती है जब ईरान पर हमला होता है, आलमी जंग होती है सद्दाम के जरिए ईरान के ऊपर, तो पूरी मिलिट्री कैसे चली जाती है। इससे पहले भी हाँ, और उसको जंग भी हो रही होती है, हालत जंग में होती है, जैसे भी जंग हो रही है और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक बम में उड़ा दिए जाते हैं, दोनों खत्म। जंग हो रही है, वज़ीर दिफा शहीद हो जाते हैं। जंग हो रही है, 72 वो लोग शहीद हो जाते हैं जो इनकलाब के मेहमार थे, इनकलाब के बानी थे, और इतने लोग उसमें मारे जाते हैं 72 के पार्लियामेंट के इतने नुमाइंदे होते हैं कि अगर एक बंदा जो अस्पताल में था स्ट्रेचर पर ना आता तो कोरम पूरा नहीं होना था। काबीना के वजीर मारे जाते हैं। ईरान के खिलाफ आलमी जंग है, एक जंग नहीं है, एक वक्त में कई जंगे हैं। जैसे इंटेलिजेंस की जंग भी जारी है। अभी चंद दिन पहले रशिया में क्या हुआ था, इंटेलिजेंस वार हुआ था और बहुत नुकसान पहुंचा उन्होंने रशिया को, क्योंकि यूरोप और अमेरिका और वेस्ट बहुत मक्कार है, उनकी हिजमोनी अंडर थ्रेट है, लिहाजा। और इसराइल यहाँ ले गए, देखे वो क्या कहते थे जी, हम बहुत ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, जमहूरियत है, ये है, वो तहजीब है, हम बड़े कल्चर्ड हैं। ज्यादा में क्या कर रहा है इसराइल, बोल असला दे रहा है अमेरिका उसको, सब कुछ दे रहा है अमेरिका उसको। अच्छा इलामा आज साहब, करता हूँ, एक बात खत्म करता हूँ। लिहाजा ये पहली बात यह है कि ये जंग अभी नहीं है, जारी है, उसका एक शक्ल ये हमारे सामने आई है। और ईरान एक तजुर्बाकार, तो एक तो ईरान की तारीख है, एक कौम है, वो हजारों साल उनकी तारीख है, वो कौम है, वो इनकलाब लाए हैं, दुनिया के मुकाबले में तजुर्बा है उनको मुकाबला करने का। लिहाजा जो ही उनके लोग शहीद हो जाते हैं, अब वो एक सिस्टम है वहां पर, इदारे डेवलप हुए, जहन में रख लो, पाकिस्तानी भी सुने, इदारे डेवलप हुए हैं वहां पर, इदारे। उनका सदर हादसे में मारा जाता है, जहाज में हेलीकॉप्टर गिरता है, तो विद इन 40 डेज आइन में लिखा हुआ है कि आपने नए सदर का इंतखाब करना है, वो 30 डेज में हो जाता है, नया सदर आ जाता है। अभी कासिम सुलेमानी शहीद होता है तो उसके जनाजे से पहले उसका सेकंड अनाउंस हो जाता है। अभी ये लोग जो शहीद हुए हैं, ईरान की जो क्या कहते हैं कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल बाकरी शहीद होता है, सिपाही पासदारान का जो कमांडर इन चीफ है जनरल हुसैन सलामी शहीद होता है, या उनकी एयर डिफेंस सिस्टम का जनरल आजिज़ शहीद होता है, या बाकी लोग शहीद होते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से फौरी तौर पर नए लोग आ जाते हैं, रिप्लेस देते हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं, एक बंदा नहीं होता है, इदारे होते हैं, सिस्टम होता है। ये ईरान की ताकत है। पाकिस्तान के लोग समझे इस बात को, वहां वन मैन शो नहीं है, इदारे हैं। और इदारे जब होते हैं तो इदारों के अंदर लोग तरबियत पाते हैं, ट्रेंड होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन होती है इदारों के अंदर। तो लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है कि वो एक शख्स जो है उसको एक्सटेंशन दे दे के उस इदारे को मफलूज कर देते हैं, लेकिन जंग की तरफ आते हैं। और सब ये बताइएगा कि इस जंग को इस वक्त सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग समझना चाहिए या ये पूरे मशरिक के मुस्तकबिल की जंग समझना चाहिए? देखिए, ये जो जंग हो रही है ना, आप देख लें कि इसराइल की जो ख्वाहिशात है ना, वो ईरान तक नहीं है। मैंने पहले भी आपके एक इंटरव्यू में कहा था कि डेनिस एवी लिप्किन जो एक इसराइली है, फेमिनिस्ट है, उसकी किताब है रिटर्न टू मक्का। ये कहते हैं हमने मक्का तक जाना है, मदीना तक जाना है। ये वो कहते हैं इसराइल को एक्सपेंड करना है, ग्रेटर इसराइल बनाना है। लिहाजा उनकी खाली ये रुकावटें हैं। ईरान एक बहुत बड़ी रुकावट है उनके सामने। उसको कहते हैं कि ये रुकावट अगर हट जाए फिर हमारे सामने कोई भी नहीं, कोई नहीं ठहर सकता। ईरान की जो जंग है ईरान के साथ, पहली बात तो खाली इसराइल नहीं है, पूरी दुनिया उसके साथ, यूरोप है, वेस्ट है, सारे, और मुनाफिकीन भी उसके साथ है। और इधर से ईरान जो है ना, अब ईरान जो जंग लड़ रहा है, पूरे ईस्ट की जंग लड़ रहा है, पूरे वेस्टर्न एशिया की जंग लड़ रहा है, उम्मत इस्लामी की जंग लड़ रहा है, इसराइल को मुंह दे रहा है। लिहाजा ये चूंकि पहले मैं एक इंटरव्यू में कहा था कि वेस्ट शिफ्ट ऑफ पावर का दौर है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उसको रोकना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं। ग्रेटर इसराइल बन, अगर ग्रेटर इसराइल बन जाता है, ये रुकावटें हट जाती हैं, फिर चाइना कंटेन हो गया, फिर तो ये दिन दिनाते फिरेंगे। जैसे गजा है ना, पूरे रीजन को गजा बनाएंगे, ये किसी को नहीं बोलने देंगे। फिर पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं रहने देंगे, ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों की ताकत तोड़ेंगे ये।
آپ ان کے آگے پھنسے ہوئے ہیں. ایران تو IMF کے آگے پھنسا ہوا نہیں ہے, ایران تو ورلڈ بینک کے آگے پھنسا ہوا نہیں ہے, اب تو پھنسے ہوئے ہیں. جی جی آپ کی تو اقتصادی حالت جو ہے نا آپ کے سامنے کے غلام بنے ہوئے ہیں. مجھے بہت بڑے پاکستان کے ماہر اقتصادیات بتا رہے تھے چند دن پہلے, جو وزیر رہے ہیں اس کے اقتصاد کے وزیر بھی رہے ہیں خزانے کے, ان کا ہم نے تو IMF کے ساتھ وعدہ کیا 4.5 سال ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے. ان کے دیے ہوئے جو کیا کہتے ہیں کہ دائرہ کار ہے اس کے اندر ہے, جو بجٹ بنانا ہے ہم آگے بڑھنا ہے, ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ تو ان کے لیے ایسے ملکوں کو کچلنا اور پیرالائز کرنا بہت آسان ہے. اس لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. ایران اس وقت فرنٹ لائن ہے, اسرائیل امریکہ ویسٹ کے مقابلے میں پورے ایسٹ کی فرنٹ لائن ہے, پورے جہان اسلام کی فرسٹ لائن ہے. اسی میں بہت تنقید ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر بھی اور باقی ممالک کے اوپر بھی کہ وہ ایران کے ساتھ کھل کر کیوں اتحاد نہیں کر رہے یا کھڑے نہیں ہو رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا کردار اس وقت کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ قومی سلامتی کے اندر پاکستان نے نہ حق میں ایران کے حق میں ووٹ دیا نہ ہی اس کے خلاف دیا تھا, لیکن ایران نے بہرحال شکریہ ضرور ادا کیا پاکستان کا. پاکستان کے کردار کو اس وقت کیسے دیکھتے ہیں, کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات ہے کہ ابھی نیشنل سیکورٹی کونسل جو یونائیٹڈ نیشن کا اجلاس کل پہ ہوا ہے, اس میں پاکستان نے اسرائیل کی مذمت کی ہے اور ایران کا ساتھ دیا. وہ 4 ملکوں کے نے شکریہ ادا کیا. اب میرے خیال میں IAEA کا جو ہے نا وہاں پر پاکستان نے ابسٹین کیا ہے اور ووٹ نہیں دیا ہے, نہ حق میں نہ خلاف دیا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر کیونکہ وہ جگہ وہ تھی جو یہ دیکھیے ادھر میں رکھ لیں, یہ IAEA انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں کہ اٹامک کیا ہے IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی اتھارٹی بدل کیا ہے, مطلب پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو انہوں نے تنظیم بنا رکھی ہے. وہاں پر باقاعدہ برطانیہ, فرانس اور 3 ملکوں نے, جرمنی نے وہاں پر کہا جی کہ ایران جو ہے نا, اور اس نے سپورٹ کیا اس ادارے کے جو ہیڈ ہے اس نے کہ یہ ایران کی ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں وہاں پر جو یونین کی ارینجمنٹ کی ہیں, اور اسرائیل کو انہوں نے جواز دینے کی کوشش کی ہے. وہاں پر پاکستان کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف ووٹ دیتا. درست ہے آپ کی بات. اوپن پاکستان دیکھو, پاکستان کو سوچ لینا چاہیے کہ جب پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو انڈیا اکیلا نہیں تھا, اسرائیل ساتھ تھا اور امریکہ بھی ان کی بیک پر تھا. یہ تو خداوند متعال نے مدد کی, ہر چیز سب کو شکست ہوئی ہے. دیکھیں اب ہمیں پاکستان کو چاہیے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو, ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو اور ایک دوسرے کی طاقت بنے. تو آپ یقین کر لیں کہ ان کے غبارے سے حوالے کر جائے گی اسرائیل کے اور سب کے. پاکستان کو ایک نہ ایک دن اوپن ہونا پڑے گا. دیکھیں یہ پاکستان, ایران, چائنا, رشیا, یہ ممالک جو ہے افغانستان, یہ نیچرل الائی بنتے ہیں ان فورسز کے مقابلے میں جو ایسٹ کو اور ایشیا کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہیں. اور ان ملکوں کے اب انڈیا کو وہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کا چودھری بنا دیں تو ساؤتھ ایشیا کا طاقت کا توازن بگڑ جائے گا, جیسے بھی چاہتے تھے. الحمدللہ نہیں ووٹ میں شکست ہوا. اور لہٰذا پاکستان کو, ایران کو بہت کلوز ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی بیک بننا چاہیے. یعنی ایران پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور پاکستان کو ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بننا چاہیے. اور یہ 2 ملک ہیں ماشاءاللہ بہت طاقتور ہے, اسٹریٹجکلی عام جگہ کے اوپر واقع ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ان دونوں ملکوں کے اندر. اور کیا کہتے ہیں کہ اس پورے جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو شفٹ آف پاور کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, پاور موونگ کنڈیشن میں. آپ یقین کریں پاور کے اندر شفٹ بہت بڑھ جائے گا, بہت بڑھ جائے گا. آئندہ جو ہے نا کوئی یونیپولر ورلڈ نہیں بننے کی کہ ایک سپر طاقت ہوگی, نہیں. سپر طاقتور ریجن وجود میں آئیں گے, طاقتور ملک وجود میں آئیں گے. ریجن پاکستان اور ایران کی وجہ سے ویسٹرن ایشیا کا ریجن بھی بہت طاقتور ہو جائے گا اور ساؤتھ ایشیا بھی طاقتور ہو جائے گا اور طاقت کا توازن بحال ہو جائے گا اور انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو علامہ صاحب اس جنگ کا اختتام کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک دوسرا دن ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا جنگ جاری ہے اور مختلف شکلوں میں جاری ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ جنگ جاری ہے. یا امریکہ کی ہیجمونی ختم ہوگی اور ختم ہو جائے گی یہ جنگ, یا ایران کا انقلاب ختم ہو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دونوں کیسے نہیں چل سکتے. انقلاب اسلامی جمہوریہ ادان کی ذات میں نا, ذات جیسے آگ ہے نا, آگ کی ذات میں کیا ہوتا ہے؟ جلانا ہوتا ہے. انقلاب کی ذات میں ظلم ستیزی ہے, عالمی استکباری قوتوں سے ٹکرا ہے ذات میں. لہذا امام خمینی کی آپ تقاریر سنیں, رابر کی تقاریر سنیں, جب انقلاب ہے پڑھیں ان کو نا, پڑھنے والی چیزیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایران کھڑا ہے کس کے ساتھ؟ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا.
उनको सपोर्ट किया उसने, लुबनान के मजलूम पर जब इसराइल ने कब्जा किया सपोर्ट किया, यमन वालों को उसने साथ दिया, जुल्म के खिलाफ साथ दिया। वरना अगर देखा जाए अगर इंकलाब ना होता, शाह तो इसराइल के साथ था, इसराइल को तेल देता था, इसराइल की एम्बेसी ईरान के अंदर थी, इसराइल को तस्लीम किया हुआ था। ज़ाहिर मकसद भी उनका यही लगता है कि वहाँ रेजिम चेंज किया जाए। जी हाँ, वो तो चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो जाए, और रेजिम चेंज नहीं कर सकते तो या ये रहे नहीं या वो रहेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जंग जो है ना, इसको खाली मादी निगाहों से ना देखें, ये हक को बातिल की जंग है, ये अदल और इंसाफ की जुल्म के साथ टकराव है। अगर एक जंग एक ऐसे मरहले पे ऐसे फैसला कुल मरहले में, तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? पाकिस्तान को चाहे या ना चाहे ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, रशिया को खड़ा होना पड़ेगा, चीन को खड़ा होना पड़ेगा, इन सब को खड़ा होना पड़ेगा। दुरुस्त है। देखें ये जो इजराइल है ना, इलिजिटिमेट इलीगल रियासत है यहाँ पर, ये ट्यूमर है, सरतान है मुसलमानों के दिल में, उसकी कोई जगह नहीं बनती यहाँ पर। बाहर से लोग लाएंगे, कतो गलत गरी की जुल्म, अभी तक जुल्म जारी है, 70 साल से ज्यादा अरसा होने का जुल्म जारी है। लिहाजा ये अगर रियासत यहाँ रहती है, इलिजिटिमेट हुकूमत रहती है, तो यह अमन अमान नहीं आ सकता, अमन अमान नहीं आ सकता। शुरू दिन से तारीख पर, हिस्ट्री पर इसराइल की सिवाय कत्ल और के जुल्म के कोई नहीं। और सपोर्ट कौन कर रहा है? बरतानिया, अमेरिका और वेस्ट। इसको ये क्या वजह बनी कि आखिरी मुज़ाकरात होते, छठा राउंड होना था, उस राउंड से पहले हमला हो गया, और ट्रंप जो उसको कह रहा है कि मैंने तो कहा था 60 दिन दे दिए आपको, 60 दिन में आपने कुछ नहीं किया। अब देखिए ना, अब देखिए वो क्या है, आपको प्रेशराइज करके मुज़ाकरात, वो ये समझता है कि ये भी आसानी से ये हलवा में खा जाऊंगा। पहली बात है, ईरान ने कहा पर एतमाद ही नहीं करते हैं, और अपनी राय आमा को, पब्लिक ओपिनियन को साथ करने के लिए कि आजमाइश को, उन्होंने कहा हम आपके साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे, बीच में मीडिएटर होगा। ठीक है, अब देखो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी मुज़ाकरात का दिन था, ठीक, उसने क्या किया, अटैक करवा दिया इसराइल से। इसराइल को पता था इसराइल अटैक कर रहा है, इसराइल की अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इसराइल अटैक नहीं कर सकता, इतने जहाज नहीं उड़ा सकता था, इतने जहाजों की रिफ्यूलिंग नहीं हो सकती थी, इतने 200 जहाज की रिफ्यूलिंग हो रही है वहां पर, नहीं हो सकती थी तरह से। लिहाजा अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, यूरोपियन कंट्रीज की सपोर्ट के बगैर, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और इस तरह के मालिक की सपोर्ट के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता यार, खड़ा नहीं हो सकता। उसके गजा के मजलूम भी काफी हैं। ईरान ने तो ये भी कहा है कि अगर कोई एयर बेस अगर इस्तेमाल होती है तो वहां पर भी हम अटैक करेंगे। और मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको बात बताऊं जी, ये बाकायदा उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है, अगर ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर अटैक किया ना, तो ईरान के पहले हमले में 40,000 अमेरिकी मरेगा कम से कम। 40,000? बिल्कुल। कहाँ यार, बहरैन सामने वहां बैठे हुए, इधर यूएई में बैठे हुए, इधर कतर में बैठे हुए, इधर जनाब वाला क्या उसे कहते हैं मस्कत अमान की तरफ बैठे हुए, और अगर जो चलते जाए समंदरों में उनके वहां, तो किधर। अभी देखिए कुछ दिन पहले यमन ने मारा और भागा अमेरिका वहां से, और ड्रामे से वहां पर सीज फैल गया, वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगी। ये तो देखो, ये अमेरिका रोब से, ये लोग चलाकी रोब के जरिए जो है ना सारा काम चला रहे हैं। वहां से जब कोई कहता है कि तुम टैरिफ लगा कर हम भी लगाने पीछे हट जाता है। अरब ममालिक बेचारे कुछ 600 अरब डॉलर दे रहा है, कोई 400 मिलियन का जहाज दे रहा है, तो बेटा दे रहा है, कुछ अपनी माओ बहनों और बेटियों को नंगे सर करके दास करा रहे हैं उनके सामने, और बालों के साथ वो कर रहे हैं। ये हकीर लोग है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप खौफ ज़दा हो गए उसके साथ लगे हुए इसराइल से। इसराइल को कौन सपोर्ट करता है? अमेरिका सपोर्ट करते ही करते हैं। लिहाजा उसको जनाब वाला एक पागल बच्चे के तौर पर दी, बच्चों जी कुछ भी कर सकता है। हर सुराख में उंगली देखे, एक सुराख है इसके अंदर जो है ना, वहां पर उंगली टूट भी जाएगी, तो टूट गई उंगली। जब आप पहले फर्स्ट हमले की बात करें, 40,000 हलाकों की बात करें, तो फिर हमने तो माजी में भी देखा है कि जिस तरह जापान में इन्होंने हमले किए, एटमी खर्चा तो पूरा लपेट में। देखिए, अगर देखिए एक बात बताओ, अगर ये चीजें ठीक ना हुई ना, तो ईरान अगर अमेरिका मार रहा है, मरवा रहा है, तो ईरान नहीं मारेगा अमेरिका को? कुछ अच्छे का पुत्र है, मारेगा। और आप यकीन कर लें, बिल्कुल अमेरिकन एक्सपोज हैं, ज़हन में रख लें कि अमेरिका के जितने भी इस पे भी अड्डे बने या बेसिस बने हुए हैं, ये क्या उसे कहते हैं कि ये गोया, आप यकीन कर लें, ये अमेरिका के पहले एक जमाने में ताकत थी, वीक पॉइंट बन गए हुए। क्या कह रहे हैं, इधर बाहर ना निकलो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, दिल की आप कह रहे हैं भाई आपने मारा है। ये चीजें सामने आने वाली हैं, और अमेरिका को देखना, इसराइल इस अननेचुरल गैर फितरी वजूद है इस खित्ते के अंदर, मुसलमानों के दिल में इसराइल का,
اور امریکہ کا یہاں وجود بھی ان نیچرل ہے, نہیں رہ سکتا ادھر امریکہ. اس خطے کے اندر, ایشیا کے اندر, اس کے اندر امن و امان اس وقت رہے گا جب امریکہ کو یہاں نکالا جائے گا اور اسرائیل نہیں رہے گا. اچھا, اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ جنگ آپ کو کتنا عرصہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اگر یہ لمبی ہوتی ہے تو کیا ایران لمبی جنگ لڑنے کے قابل ہے؟ تو 8 سال بھی لڑا ہے. دوسرا بڑا اہم سوال کہ کافی ٹائم سے شور ہے کہ ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے ایران, اعلان کرنے والا ہے. کیا چیز ہے جو ابھی تک ایران کو روکے ہوئے ہیں اس چیز سے کہ وہ اعلان نہیں کر پا رہا یا ایٹمی تجربے نہیں کر پا رہا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایران پر جب حملہ ہوا تھا نا صدام کے ذریعے, کہا تھا کہ 1 ہفتے میں ہم انشاءاللہ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تہران پہنچ جائیں گے. 8 سال جنگ لڑی ایران نے پوری دنیا سے, جب ایران کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اگر 400 لڑنے والے تھے نا تو آدھوں کے پاس کلاشن کوف ہی نہیں ہوتی تھی لڑنے, اور لڑا ہے اور دفاع کیا اس نے. اب تو بہت طاقتور ہے. اور ایران کو طولانی جنگ لڑنے کا تجربہ ہے, یہ نہیں لڑ سکتے طولانی جنگ, یہ ہار جاتے ہیں. افغانستان میں جنگ طولانی ہار گئے, یمن میں جنگ طولانی ہار گئے, ویتنام میں جنگ طولانی ہوئی ہار گئے. عوام سے نہیں لڑ سکتے کبھی. ایران جب لڑتے, آج دیکھیے ایران کے عوام سڑکوں پر ہے, ملین سڑکوں پر ہے, مظاہرے کر رہے. ایران کی صرف فوج نہیں لڑے گی, ایران کی عوام لڑے گی. وہ بھی آگے بنکروں میں نہیں چھپے گی, وہ مرنے سے نہیں ڈرتے. صدام کے دور میں اٹیک ہوتا تھا, ایک دن میں ہزاروں لوگ کیمیکل ویپن سے مار دی جاتے تھے یا زخمی ہو جاتے تھے, نہیں ہارے. پہلی بات ہے لیتا یہ جنگ جو ہے نا, کوئی یہ سمجھتا کہ ایرانی تھک جائیں گے, ایسا نہیں تھکنے والے. اور وہ گزشتہ 46 سال سے لڑ ہی رہے ہیں. کبھی ان کے اوپر سینکشن لگا کے معاشی جنگ ہے, سیاسی لڑائی ہے, میڈیا وار ہے, کوپریٹو وار ہے, ساری ٹھیک بیٹھی رہے. دیکھو امام خمینی کا فتویٰ ہے اور رابر کا بھی فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا جائز نہیں ہے, اور کیمیکل ویپن جو ماس ڈسٹرکشن یہ بنانا جائز, کہ ہمیں جنگ لڑنے کی اجازت ہے, ظلم کرنے کی اجازت ہے. جب ایٹم بم ماریں گے کتنے بچے مریں گے, عورتیں مریں گی, بے گناہ لوگ مریں گے, نہیں مریں گے. انوائرمنٹ کے تو بھائی ہر چیز تباہ ہو جائے گی. لہذا وہ ایٹم بم نہیں, ان کا ایٹم بم عوام کا ساتھ دینا ہے. لیکن اب طرف سے پریشر آ رہا ہے اس بات پر کہ ایٹم بم بنانا چاہیے اور کم از کم حفاظت کے لیے, جبکہ میرے خیال میں طاقتور حفاظت کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب آپ استعمال کرتے ہیں. ایڈ کر لینا اس میں, یہ بھی ایڈ کر لیں تو اب تو اسرائیل نے جواز دے دی ہے نا, طاقت سے ہی اگر فیصلے کرنے ہیں. حفاظت کے لیے اس وقت ہوگا جب آپ چلا سکتے ہو. آپ نے بنا لیا, اس کی حفاظت بھی کرتے رہے اور چلا بھی نہ سکے, خرچہ کرتے رہے اس کو سنبھالنے کے اوپر اور چلا بھی نہ سکے. ان کا فتویٰ ہے. بدلتے ہوئے حالات کے اندر اب فقیہ کا جو ایک فقیہ ہے, مجتہد ہے, فتویٰ دیتے ہیں. ابھی جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے وہ, اور جو کیا صورتحال بنتی ہے کہ اپنے وجود کی بقا اس میں اگر سمجھتے ہیں, مختلف چیزیں آ سکتی ہیں کہ ممکن ہے ایک فقہی حکم احکام ثانیہ بھی آ جاتے ہیں, تو ممکن ہے وہ اس طرف جائے. لیکن ابھی تک جو میری معلومات ہیں اور جو ان کی فقہی مبانی ہیں, جن بنیادوں پر فتویٰ دیتے ہیں نا, وہ اجازت نہیں دیتی کہ ایٹم بم بنائے. وہ اللہ وہ کب کا بنا چکے ہوتے ہیں. کوئی امریکہ سے ڈر نہیں ہے, جو 60% 90% خود جو مینج کرتے ہیں, باہر سے نہیں, ان کے پاس بھی یہ چیزیں خود وہ کرتے ہیں, اپنے ساتھ سائنسدان ہیں انہیں. وہ 60 قسم کی تو دیکھیں نا وہاں پر جو اس کا ایٹمی جو صلاحیت ہے کا استعمال ایگریکلچر میں ہو رہا ہے, انڈسٹری میں ہو رہا ہے, میڈیکل میں بہت وسیع استعمال ہو رہا ہے ان کا. 60 قسم کی جو دوائیاں بنا رہے ہیں اس سے. ایک آخری سوال فرض کرتے ہیں کہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی صاحب ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے مسلمانوں کے اوپر, پاکستان سے کیا رسپانس؟ دیکھیں جہاد تو کسی طرح کچھ بھی ہو گیا تھا. دیکھیں اسلام تو قرآن نے کہہ دیا ہوا ہے کہ قاتلوا ائمۃ الکفر, جو کفر کے رہبر اور لیڈر ہیں ان کے ساتھ قتال کو لڑو. اس وقت یہ جو لگا رہے ایران پر نہیں ہے, پورے جہان اسلام پر یہ لگا رہے, ہر طرف یہ لگا رہے. ان کے اہداف آپ کے سامنے ہیں. لہذا تو سب پر لازم ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کرے جس طرح سے کر سکتے.
जैसे कर सकते हैं, मीडिया के जरिए कर सकते हैं, लिखने के जरिए कर सकते हैं, बोलने के जरिए कर सकते हैं, जो भी कोई कर सकता है इसके खिलाफ। क्योंकि जंग एक तरह की नहीं, कई तरह की जंग है ना, साइबर वार भी है, मीडिया वार भी है, कोऑपरेटिव वार भी है, नफसियाती लड़ाई भी है, कई तरह की लड़ाई है ना, हर भी अपनी जगह पर। आजकल दुनिया सिकुड़ के एक गाँव की तरह हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गई है, तो हर आदमी अपनी सलाहियत के मुताबिक इसमें रोल प्ले कर सकता है, करना चाहिए, अपने आप को लाताल्लुक नहीं समझना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल जो मेरी तरफ से है वो ये है कि गजा के ज़ख्म बहुत कह रहे हैं, जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। ये जो छोटा मोटा अटैक, या छोटा मोटा अटैक नहीं, अटैक तो काफ़ी बड़ा किया है ईरान ने, लेकिन इस वक्त अवाम की जो फीलिंग्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि इसराइल को मफलूज कर दिया जाए, इतना मफलूज कर दिया जाए कि सर उठाने के काबिल नहीं। क्या कोई ऐसा हमारी भी यही आर्ग्यू है कि इस वक्त इसराइल को तो कोई सबक सिखा सकते हैं वो जमहूरी इस्लामी ईरान है, यही सिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस और मुकावमत सिखा सकती है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। और हमारे जो दिलों में जख्म है ना, गहरे घाव लगे हैं ना, गजा के ऊपर जो बेगुनाह बच्चों औरतों को मार के जुल्म किया गया, लुबनान में किया गया है, वो जो गहरे घाव है ना, उन पर कहीं बरहम आए और इसराइल के साथ ऐसे ही हो। मेरा मानना यह है कि इसराइल एक छावनी है, वहां मर्द और सारे फौजी हैं, सब फौजी हैं, सब है, ज्यादा कोई भी वो नहीं है, वो एक छावनी है। और फौजी जैसे छावनी की तरह उनके फौजी छावनी का हुक्म चलता है और सबको रगड़ा लगता है, सजा मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि इस जंग में जैसे ये शुरू हुई तो ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, और आला तरीन जो लीडरशिप थी वो जान से गई, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी ईरान के अंदर से था और सहूलतकारी हुई है और उसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रीचिंग उसके मुख्तलिफ अमल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हुई है, फिजिकली हुई है, अफराद के जरिए हुई है, मैनुअल तरीके से हुई है, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ये वो खुद ही बताएंगे कि क्या हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, अफराद का पता था कहाँ बैठे हुए हैं, किस कमरे में बैठे हुए हैं। देखिए जनरल बाकरी जहाँ शहीद हुए अपनी बेटी के साथ घर में शहीद हुए हैं, तो ये उसका अलबत्ता यार घरों का ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, ओपन जगह थी, छोटे फ्लैटों में रहती है, ओपन जगह, इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए उनके घरों का पता चलाने के लिए। और वो आते हैं वही गाड़ी, छोटी उनकी गाड़ियां भी आम है, जो कोई बड़ी वाली गाड़ियां नहीं है, आम सी गाड़ियों में सफर करते हैं, क्योंकि आपको पता है ईरान बहुत पुरअमन मुल्क है। वहां इतना जब इंसान पुरअमन मुल्क रहते 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 यूज्ड टू हो जाता है, फिर थ्रेट्स का इतना ख्याल नहीं करता है। तो मेरे ख्याल में वहां पर पता चलाना इस टाइम इस जगह रात को इधर ही होते हैं, तो आप महीने में 20 दिन आप रखे करें, पता लग जाएगा बंदा इधर ही होता है, आज भी इधर ही है। तो ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है बाद हवालों से, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुनिया देखिए, सारी दुनिया है, पता चलाना आजकल बहुत आसान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, घर वालों के मोबाइल के जरिए, रिश्तेदारों के मोबाइल के जरिए, बहुत कुछ है, दुनिया बहुत बदल गई है। बहरहाल तो बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आपने अपना कीमती फीडबैक से जरूर करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।